नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन। 12th क्लास में हमने पढ़ा था सेट में ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इनको एक बार रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर। तो बेटा अपने नाम से ही डिफाइन होने लग रहा है ऑर्डर, यानी कि जिसमें प्लेस की वैल्यू और पेयर जोड़ा, यानी कि जैसे कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना। राउंड ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं इसके लिए, और प्लेस की वैल्यू होती है जैसे कि सॉक्स एंड शूज़। तो भाई जैसे इनको डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सॉक्स का प्लेस फर्स्ट होता है और शूज़ का सेकंड होता है। जैसे कि हम कार्टेशियन प्लेन पर कोऑर्डिनेट लेते हैं, मान लीजिए जैसे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 4, तो इसको लिखा जाएगा 3,4 ना कि 4,3, यानी कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग जिनको प्लेस किया जाए उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद आता है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ ऑर्डर्ड पेयर को डिटेल से पढ़ा था हमने +1 में कि भाई कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी हो सकते हैं जब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल हो। यानी कि इसमें तो मैं बोल सकता हूँ A = B हो तो ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो जाएगा। अगर AB = CD है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर A अगर C के इक्वल है और B अगर D के इक्वल है तो ये ऑर्डर्ड पेयर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अदरवाइज़ कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल जब तक नहीं होगा जब तक A और C इक्वल नहीं होंगे और B और D इक्वल नहीं होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर को डिटेल से पढ़ा था हमने, अब पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ चुके। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है कि बेटा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर AB, अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं A and B, if we have two non empty sets A and B, then set of all ordered pair AB such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B is called Cartesian product and denoted by A cross B. AB such that A belongs to capital A and B belongs to capital B. तो ये होता है बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी क्या है, जो A क्रॉस B है बेटा वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा जब तक कि A और B इक्वल ना हो, अनलेस A = B। उसके बाद नंबर ऑफ A क्रॉस B जो है वो नंबर ऑफ B क्रॉस A के इक्वल हो जाएगा। और नंबर ऑफ A क्रॉस B आप जानते हो कितना होगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ A × नंबर ऑफ B। यानी कि अगर A के एलिमेंट A के सेट के पास 2 एलिमेंट है और B सेट के पास 4 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ A क्रॉस B हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 8। तो अब पढ़ते हैं बेटा रिलेशन के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बाद में आती है रिलेशन। जैसे कि आपके पास कोई सेट है A सेट, उसमें एलिमेंट है 1 2, और B सेट अगर आपके पास है उसमें एलिमेंट है A B C। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा बेटा वो आ जाएगा 1A 1B 2A 2B और साथ में 1C बच गया एंड 2 टाइम्स C बच गया। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सभी ऑर्डर्ड पेयर जो A सेट और B सेट से जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट, जो A और B को लेकर जो सेट बनते हैं सभी, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की जितने भी सबसेट बनेंगे उन सभी को आप रिलेशन बोल सकते हैं। तो इसके जो सबसेट बनेंगे बेटा वो बनेंगे 2 × 3, यानी कि फार्मूला मैंने लगाया 2 नंबर ऑफ A × नंबर ऑफ B। तो ये आ जाएगा 2 यानी कि 64। तो इसके 64 सबसेट बनेंगे। ऐसे फार्मूला यूज़ जो किया हमने उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए
जैसे कि सेट ए के पास 2 एलिमेंट है, सेट बी के पास 3 एलिमेंट है, तो सेट ए क्रॉस बी के पास जो हैं वो एलिमेंट हो जाएंगे 3 × 2 यानी कि 6। उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी सेट के सबसेट टोटल कितने होते हैं 11th क्लास में। तो उस सेट में जितने एलिमेंट होते हैं, मान लीजिए कि उस सेट में n एलिमेंट हैं, देन नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट हो जाएंगे 2n। जैसे कि इस सेट में 2 एलिमेंट है तो इसके सबसेट हो जाएंगे 4। इस सेट में 3 एलिमेंट है तो इसके सबसेट हो जाएंगे 8। ठीक है ना। जितने भी एलिमेंट हैं सेट में 2 के ऊपर पावर में लग जाएगा वो, और नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये भी एक सेट ही है बेटा, जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे 2⁶। उन सभी को क्या बोल सकते हो आप, रिलेशन। बस यही होती है रिलेशन, उन सभी को बोल सकते हो आप रिलेशन। वैसे जो रिलेशन वर्ड है उसका मीनिंग एक आम आदमी के लिए होता है बेटा, एक रिलेशन जैसे कि फादर सन की रिलेशन, मदर डॉटर की रिलेशन, ब्रदर सिस्टर की रिलेशन। लेकिन जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रिलेशन का जो स्कोप है वो वाइड होता है। जैसे कि वो नंबर्स में भी रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे कि 2 < 3। तो यहाँ पर भी 2 और 3 की आपस में रिलेशन बन गई है। जैसे कि 2 + 1 < 5 - 1। तो इन दोनों के अंदर भी रिलेशन बन गई है। तो यानी कि रिलेशन का मीनिंग तो वही है जो आम आदमी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स वे में अगर हम सोचें तो नंबर्स की रिलेशन बना सकते हैं, हम इंटीजर्स की नेचुरल नंबर के साथ रिलेशन बना सकते हैं, हम HCF LCM की रिलेशन बना सकते हैं, यानी कि वो सभी टर्म्स रिलेशन में काउंट हो जाएंगी। तो रिलेशन की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं अब। R such that A to B of 2 non-empty sets A and B is called relation if and only if R is subset of A क्रॉस B। यानी कि एक रिलेशन है, एक मैपिंग है A to B की दो नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B के लिए। वो रिलेशन तभी होगी जब वो R जो है वो A क्रॉस B का सबसेट हो जाएगी। मान लीजिए जैसे कि आपके पास A सेट है 1 और B सेट है AB। कम से कम एलिमेंट लेता हूँ बेटा मैं, तो A क्रॉस B हो जाएगा आपके पास 1A 1B, ये आ जाएगा A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के जितने भी सबसेट बनेंगे, जैसे कि एक तो इसका सबसेट बनेगा एम्प्टी, दूसरा सबसेट बनेगा ये सिंगल एलिमेंट लेकर, और तीसरा एलिमेंट भी सिंगल एलिमेंट लेकर बनेगा तीसरा सबसेट। फोर्थ सबसेट ये इटसेल्फ अपना सबसेट होगा। तो ये जो सबसेट बन गए इस रिलेशन के A क्रॉस B के, इन सभी को क्या बोलेंगे हम, सबसेट्स। बस यही देखना है सबसेट्स में। जैसे कि ये आपने चेक करना है कि ये रिलेशन है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, A क्रॉस B तैयार करना पड़ेगा। तो A क्रॉस B ऑलरेडी अपने पास है ही, ये रहा जैसे। तो अब आपने देखना है कि इसका जो एलिमेंट है, जिसके जितने भी एलिमेंट है वो इसमें हैं अगर, तो ये जो है ना R2, ये रिलेशन हो जाएगी फ्रॉम सेट A टू सेट B की। जैसे इसके सभी एलिमेंट अगर इसमें हैं तो ये रिलेशन हो जाएगी फ्रॉम सेट A टू सेट B। इसके सभी एलिमेंट यानी कि 2 एलिमेंट है इसमें, दोनों एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये भी रिलेशन हो जाएगी फ्रॉम सेट A टू सेट B। एक रिलेशन और लिखता हूँ मैं, ये रिलेशन लिखी मैंने ये वाली। अब आप ये देखो कि ये रिलेशन है या नहीं। ये रिलेशन नहीं है फ्रॉम सेट A टू सेट B। सेट A से सेट B की रिलेशन नहीं है, क्योंकि उसके लिए B1 आपने इसमें फाइंड आउट करना है, जो कि नहीं है, ऑर्डर चेंज कर रखे है, और ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर चेंज नहीं होता। यानी कि 1B है यहाँ पर,
तो इसकी बजाय अगर B, 1 होता तो ये रिलेशन हो जाती है R5B। अब ये R5 रिलेशन किस में है, फ्रॉम सेट B टू सेट A है ये रिलेशन, यानी कि सेट B से सेट A की रिलेशन है ये R5, ना कि सेट A से सेट B की। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो इसमें करना है बच्चों, जैसे कि आपके पास एक सेट है A 1 2 3 और B सेट है ABC, और एक रिलेशन बनी हुई है इनके लिए 1A 2B एंड 3C। ये एक रिलेशन बनी हुई बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो 9 एलिमेंट हो जाएंगे ना, 3 × 3, ये खाली एक रिलेशन है। तो अब आपने ये चेक नहीं करना कि ये रिलेशन है या नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि ये रिलेशन है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बनता है कि चेक कीजिए कि ये रिलेशन है या नहीं, तो उसके लिए आपको एक क्रॉस B निकालना पड़ेगा। एक क्रॉस B का अगर ये सबसेट बन जाता है तो ये रिलेशन हो जाएगी। अभी फ़िलहाल आपने ये रिलेशन चेक नहीं करनी कि रिलेशन है या नहीं, इट इज़ गिवन दैट ए रिलेशन। तो अब क्या करना, क्या आपको ये करना है कि भाई इसकी डोमेन और रेंज बतानी है आपने। तो डोमेन क्या होती है बेटा, जो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ना, उसको बोलते हैं डोमेन। 1 2 3 यानी कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर बिलोंगिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट B, यानी कि सेट A के वो सभी एलिमेंट जो सेट B के एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वही डोमेन कहलाएंगे। और रेंज कौन कहलाएंगे, रेंज हो जाएंगे B सेट के एलिमेंट। अगर सेट A से सेट B की रिलेशन है तो वो सभी एलिमेंट रेंज कहलाएंगे बेटा जो कनेक्टेड हैं डोमेन, यानी कि सेट A के एलिमेंट से। जैसे इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी बताई नहीं है आपको, वैसे यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कि रिलेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल मैंने 2 तरीके बता ही दिए आपको, अब साथ साथ ना बताकर भी ये लिस्टिंग एलिमेंट हो गई, और ये एरो डायग्राम से यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया उसको, एरो डायग्राम से बोल देते हैं इसको। तो एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको। देखो, तो फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट हैं वो हैं 3, और तीनों के तीनों कनेक्टेड हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, डोमेन। और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3, और तीनों के तीनों कनेक्टेड हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, रेंज। अगर मैं अब इसमें एलिमेंट बढ़ा देता हूँ, देखो ये तो डोमेन और रेंज मैंने बता दी आपको। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4, और B सेट में एलिमेंट है ABC। तो जैसे यहाँ पर A सेट है और यहाँ पर एरो डायग्राम से मैं बता देता हूँ 1 2 3 4 ABC। तो 1A से कनेक्ट हो गया, 2B से कनेक्ट हो गया, 3C से कनेक्ट हो गया। अब डोमेन कौन हो गया, 1 2 3, ओनली 1 2 3 डोमेन का हिस्सा है, 4 डोमेन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर डोमेन है 1 2 3 ना कि 4, और रेंज तो ABC है ही। अगर मान लो इसमें भी मैं 4 एलिमेंट डाल देता हूँ या 4 से ज़्यादा डाल देता हूँ जो कि यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, अब रेंज इसकी क्या हो जाएगी, ओनली ABC। यानी कि जो एलिमेंट कनेक्टेड है ना बेटा पहले सेट के, उनको बोलते हैं डोमेन, और जो दूसरे सेट के एलिमेंट कनेक्टेड है उनको बोलते हैं रेंज। जो कनेक्टेड नहीं है वो रेंज और डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। ये मैंने एरो डायग्राम में बताया आपको। अब लिस्टिंग एलिमेंट में कैसे देखेंगे आप, फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना, वो तो क्या हो जाएगा, डोमेन, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, रेंज। ये सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा रेंज और फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा डोमेन। अगर आपके सामने रिलेशन लिखी हुई है ऑर्डर्ड पेयर में, और रिलेशन अगर है आपके सामने एरो डायग्राम में, तो जो एलिमेंट कनेक्टेड है ना फर्स्ट सेट के वो हैं डोमेन,
और सेकंड सेट के कनेक्टेड एलिमेंट क्या है, रेंज है, बस ये बात है। तो अब आप ये कहेंगे कि इसको क्या बोलेंगे, फिर हम इसको सेट ए बोलेंगे। ये क्या है, सेट ए, और ये क्या है, सेट बी, ठीक है ना। डोमेन पूछेगा कोई आपसे तो 1 2 3, रेंज पूछे आपसे ABC। अब मैं आपको डोमेन और रेंज के साथ और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, इमेज, प्री इमेज और कोडोमेन। तो भाई जो डोमेन है ना, डोमेन को प्री इमेज भी बोल देते हैं, प्री इमेज, इसको प्री इमेज भी बोलते हैं। लेकिन बेटा इन सभी एलिमेंट को प्री इमेज नहीं बोलेंगे हम, प्री इमेज ऐसे बोलेंगे कि प्री इमेज ऑफ ए इज़ 1, प्री इमेज ऑफ बी इज़ 2, प्री इमेज ऑफ सी इज़ 3। यानी कि सिंगल इंडिविजुअली का नाम लेकर बोलेंगे, इकट्ठा नहीं बोल सकते कि ये प्री इमेज होगी, गलत हो जाएगा। डोमेन में इकट्ठा बोलना सेट बनाकर, और प्री इमेज में इंडिविजुअली बोलना है, ठीक है ना। ऐसे ही ये इमेज होती है, इमेज। तो 1 की इमेज है A, 2 की इमेज B एंड इमेज ऑफ 3 इज C। तो इमेज भी आपने इंडिविजुअली ही बोलना है, एक सारा ऐसे सेट बनाकर बोलेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है ना। वो क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। क्योंकि जैसे कि आईने के सामने हम खड़े होते हैं तो अपनी इमेज बनती है, और कोई बंदा खड़ा होता है उसकी इमेज बनती है, तीसरा बंदा खड़ा होगा उसकी इमेज बनेगी, तो इंडिविजुअली बोली जाएगी ना। ये जैसे कि ये इमेज मेरी है भाई, ये इमेज इसकी है, ये इमेज इसकी है, तो इमेज को इंडिविजुअली बोलना होता है। और ठीक ऐसे ही प्री इमेज को, प्री इमेज मैं हो गया, जैसे आईना है सामने तो मेरा जो फ़ोटो दिखेगा उसमें वो क्या होगी, मेरी इमेज, और मैं क्या हो गया, प्री इमेज। तो प्री इमेज भी इंडिविजुअली होती हैं और इमेज भी इंडिविजुअली होती हैं। डोमेन रेंज की तरह इकट्ठा सेट बनाकर नहीं बताना होता आपने। तो कोई आपसे पूछे कि ए की प्री इमेज बताइए तो 1, बी की प्री इमेज 2, सी की प्री इमेज 3, 1 की इमेज A, 2 की इमेज B एंड 3 की इमेज C। तो इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज समझ में आ गई आपको शायद अच्छे से। अब आगे पढ़ते हैं कोडोमेन के बारे में। तो ये पूरा सेट होता है बेटा कोडोमेन का सेट, कंप्लीट सेट को बोलेंगे हम कोडोमेन, ठीक है ना, ABCD। और इस पहले सेट को बोलेंगे सेट A। डोमेन का सेट बोलना गलत हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें 4 कनेक्टेड नहीं है। अगर यहाँ पर 4 को इरेज कर दूँ मैं, अब तो डोमेन ऑफ सेट क्या हो गया, 1 2 3, ठीक है ना, और सेट A भी क्या हो गया, 1 2 3। लेकिन अब 4 और एक्स्ट्रा डाल दिए इसमें जो कि कनेक्टेड नहीं है, तो अब डोमेन हो जाएगी केवल 1 2 3, और ये 4 किस में आ जाएगा, सेट A में। सेट A हो गया 1 2 3 4। तो सेट A सेट B आपको पता चल गया, डोमेन रेंज पता चल गई, इमेज प्री इमेज पता चल गई, और कोडोमेन पता चल गई। आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद बेटा मैं बता देता हूँ आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आप। तो भाई 4 तरीके हैं किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के। देखो जैसे कि A सेट है आपका 1 2, B सेट है आपका -1 4 5, ये सेट हैं और ये रिलेशन बनी हुई है। अब रिलेशन ये कैसे बनी वो आपका काम नहीं जानना यहाँ पर कि ये रिलेशन कैसे बनी, बस आपने ये देखना कि ये रिलेशन बनी हुई है, ठीक है ना। वो आप 11th क्लास में बना चुके, रिलेशन कैसे बनाते हैं। कोई कंडीशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनती है। जैसे यहाँ पर मैं कंडीशन लगा दूँ कि भाई A सेट के एलिमेंट B सेट के एलिमेंट से ऐसे कनेक्ट होंगे कि या तो उन दोनों का सम 0 हो जाए, या फिर B सेट का एलिमेंट A सेट के एलिमेंट का 2 गुना हो जाए। तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये बन गई जैसे। तो ये काम 11th का था, रिलेशन को बनाना। अब 12th में केवल क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन आइडेंटिफाई करना। 12th का काम केवल ये है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन आइडेंटिफाई करना। तो फिलहाल ये आपके सामने रिलेशन, यानी कि 12th क्लास में जितने भी सम आएंगे उसमें आपको रिलेशन मिलेगी, यानी कि बना कर देगा आपको वो रिलेशन। आपने खुद नहीं बनानी रिलेशन। 11th में बनाई थी हमने, 12th में नहीं बनानी। तो अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, मैं आपको बताने लग रहा हूँ बेटा कि एक रिलेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो ये मेथड है आपके सामने लिस्टिंग एलिमेंट में।
लिस्टिंग एलिमेंट में, यानी कि एलिमेंट की लिस्ट बनाकर किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, एलिमेंट की लिस्ट बनाकर। सेकंड मेथड है एरो डायग्राम का यूज़ करके। एरो डायग्राम, तो ये एरो डायग्राम हो गया वही 1 2 -1 4 5, ये एरो डायग्राम से बना दिया मैंने इसको। ये नेक्स्ट मेथड है किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। और नेक्स्ट है फिर ग्राफिकली। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कार्टेशियन प्लेन होता है ना अपना, उसका यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर था अपना वो था 1 -1, तो x की वैल्यू 1, y की -1, तो ये पॉइंट हो गया 1 -1। उसके बाद नेक्स्ट है 2 4, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की 4, 1 2 3 4, ये आ गया आपका 2 4। तो ये मेथड है बेटा नेक्स्ट मेथड ग्राफिकली, यानी कि किसी रिलेशन को ग्राफिकली भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। और लास्ट मेथड है जो शायद बेस्ट मेथड है, और उसी मेथड से, उसी रिप्रेजेंटेशन से आपके सामने रिलेशन आएंगी, रूल मेथड या फिर प्रॉपर्टी मेथड। रूल मेथड या फिर प्रॉपर्टी मेथड या फिर लिस्ट, वो सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे एक सेट को रिप्रेजेंट करते थे वैसे ही तो सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी मेथड से आपके सामने रिलेशन आएंगी 12th क्लास में ज़्यादातर। तो जैसे इसी रिलेशन का एक रूल बनाऊँ मैं, वैसे तो ये कोई अच्छा रूल नहीं है इस रिलेशन का, ठीक है ना। और कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि ए सेट मैंने ले लिया 1 2 1 3 5, और बी सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4, और एक रिलेशन बना दी R = AB सच दैट A लेस देन B फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ये एक रिलेशन का रूल बना दिया मैंने, यानी कि एक रूल में बंद कर दिया इसके सभी एलिमेंट्स को। तो इसके सभी एलिमेंट्स को एक रूल में मैंने बंद कर दिया, वो रूल आपके सामने है। अब इस रूल का यूज़ करके अगर मैं इसके एलिमेंट फाइंड आउट करता हूँ तो वो रिलेशन चली जाएगी लिस्टिंग एलिमेंट में। तो इसके एलिमेंट में फाइंड आउट करता हूँ। देखो मैंने कहा है कि इसके जितने ए और बी के जो एलिमेंट मिलाकर जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनको मैंने ए बी बोल दिया, और ऐसा बोला कि ए बी से लेस है, ए पहले सेट का एलिमेंट, बी दूसरे का एलिमेंट। तो 1 जो है 1 को मैं 2 3 4 तीनों के साथ लिख सकता हूँ, 1 2 1 3 1 4, क्योंकि मैंने कंडीशन ही ऐसी लगाई है कि पहला एलिमेंट दूसरे से लेस होना चाहिए। अब 3 को मैं किसी के साथ नहीं लिख सकता, केवल 4 के साथ लिख सकता हूँ, 3 4, क्योंकि 3 4 से लेस है। और उसके बाद बच गया 5, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 सारे लिखने गलत हो जाएंगे, क्योंकि 5 इन सभी से ग्रेटर हो जाएगा, लिखना था लेस। इसके लिए अगर रूल बनाना चाहो तो ये बना सकते हो। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, R such that A B such that either A plus B = 0 or 2A = B for all A belongs to capital A and B belongs to capital B। ये हो गया। देखो ये रूल बना दिया मैंने इस रिलेशन का कि भाई ए बी टाइप के सभी एलिमेंट होंगे और उनके अंदर एक रिलेशन होगी, या तो कि क्या होगा कि ए प्लस बी 0 होगा, या फिर ए का डबल जो है ना वो बी के इक्वल होगा। तो इसमें ऐसा ये देखो, ये एलिमेंट कनेक्ट जो मैंने कर रखे हैं, या तो इनका सम 0 है, या फिर इसको 2 से गुणा करने के बाद बी आता है। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के ये 4 मेथड है बेटा, ठीक है ना। अब जो रिलेशन है वो
मैंने आपको बताया कि ए सेट से दूसरे सेट में रिलेशन जाती है, जबकि एक सेट की भी रिलेशन हो सकती है आपस में। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया अब तक कि एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है और उसके एलिमेंट कनेक्ट होते हैं एक रिलेशन से। अब बात करते हैं बेटा कि एक सेट की भी रिलेशन हो सकती है, एक सेट की रिलेशन हो सकती है, एक सेट के अंदर ही रिलेशन हो सकती है। कैसे हो सकती है देखते हैं। देखो, जैसे कि एक फैमिली में जो मेंबर होते हैं तो उनकी भी तो रिलेशन होती है ना आपस में। जैसे भाई बहन है उसमें, और फादर सन है उसमें, मदर डॉटर है उसमें, तो एक फैमिली में जो मेंबर हैं उनकी भी रिलेशन होती है। ठीक ऐसे ही एक अगर सेट है आपके पास तो उसके एलिमेंट की भी रिलेशन होती है बेटा आपस में, तो उसको बोला जाता है रिलेशन ऑन सेट ए। जैसे कि ए सेट है आपके पास 1 2 और एक रो से मैं निकाल देता हूँ इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 1 2 2 1 2 2, ये है एक रोस ए। अब ए सेट की जितनी भी रिलेशन होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, एक रोस ए का सबसेट। जैसे कि मैं ये रिलेशन ले लेता हूँ एक 1 2 और 2 1। तो भाई ये अगर R जो है वो एक रोस ए का सबसेट है, इफ R इज सबसेट ऑफ एक रोस ए देन R is relation on A। R is relation on A। यहाँ पर और एक बार साथ में मैं ये भी लिख देता हूँ। जैसे A सेट आपका ये है 1 2, B सेट है आपका ए बी, और एक रिलेशन में लेकर चले यहाँ पर 1A और 1B। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ R इज़ सबसेट ऑफ A क्रॉस B देन R इज़ रिलेशन फ्रॉम सेट A to B। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर दो सेट थे डिफरेंट और एक रिलेशन बनाई सेट ए से सेट बी की, और वो अगर यानी कि मैंने एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिखे यहाँ पर, एक सेट में एक ऑर्डर्ड पेयर लिखे इसके अंदर। अब ये रिलेशन तब बनेगी जब ये जो है सेट जिसमें मैंने ऑर्डर्ड पेयर रखे हैं, कुछ ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों की, वो अगर एक रोस बी का सबसेट हो जाएगी और उसको लिखा जाएगा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ पर एक सेट लिया मैंने और एक रिलेशन बनाई, अगर वो रिलेशन एक रोस ए का सबसेट है, यानी कि यहाँ पर मैंने एक सेट लिया, अब उस सेट के ही एलिमेंट आपस में लेकर एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बनाया, ये भी तो एक सेट ही है। तो ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बनाया जिसका नाम रखा मैंने R। ये R अगर आप रिलेशन बोलोगे इसको तो ये इस कंडीशन को पूरा करेगी, तभी बोल सकते हैं R अगर एक रोस ए का सबसेट होगी तो। और फिर इसको लिखा जाएगा रिलेशन R इज़ ए रिलेशन ऑन A, ना कि R इज़ ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट A। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। सेट A से सेट A में रिलेशन कैसे होगी, है ना, एक फैमिली की उसी फैमिली से रिलेशन दूर जाकर थोड़ी नहीं बढ़ेंगी, उसी फैमिली में रिलेशन बनेगी। तो इसको बोला जाएगा रिलेशन ऑन सेट A, ना कि रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट A। फ्रॉम सेट A टू सेट B होता है, फ्रॉम सेट A टू सेट A नहीं होता, ठीक है ना। बस ये दो ही तरह की रिलेशन बनेंगी, एक तो अकेले सेट की आपस के एलिमेंट के साथ रिलेशन, एक दो अलग अलग सेट की रिलेशन, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर आप पढ़ चुके, ऑर्डर ट्रिपलेट भी मैंने 11th में करवा दिया था। जब 3 एलिमेंट ऑर्डर में लिखे जाएं तो उसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं, जैसे A, B, C ऐसे। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई टाइप ऑफ रिलेशन। तो मैं एक एक रिलेशन लिखता हूँ, साथ में उसको डिफाइन करता हूँ। तो फर्स्ट रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन, वाइड रिलेशन। एम्प्टी, नल एंड वॉइड रिलेशन।
तो नाम से ही डिफाइन होने लग रही है, बिल्कुल जो खाली पड़ी हो उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन, वाइड रिलेशन। जैसे सेट ए है आपके पास 1 2 और 3, और बी सेट है आपके पास 5 7। तो आर एक रिलेशन मैंने बना दी ए पी सच दैट ए ग्रेटर देन बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ये रिलेशन देखो एम्प्टी रिलेशन हो गई है, क्योंकि भाई इसमें मैंने कंडीशन लगाई कि ए जो है वो बी से लेस होना चाहिए। तो ए जो है ना सेट ए का एलिमेंट है, तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट जो है बी के एलिमेंट से लेस नहीं है बेटा, ग्रेटर नहीं है। ए का जैसे मैंने 1 लिया 1, तो 1 5 से ग्रेटर नहीं, 7 से ग्रेटर नहीं, 2 5 से ग्रेटर नहीं, 7 से ग्रेटर नहीं, 3 5 7 से ग्रेटर नहीं। तो एम्प्टी रिलेशन हो गई, खाली पड़ गई बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये तो मैंने 2 सेट लेकर एक एम्प्टी रिलेशन बनाई। अब मैं एक सेट की भी एम्प्टी रिलेशन बना देता हूँ। देखो जैसे ये सेट है आपके पास 1 2 3, और ये रिलेशन बना दी मैंने ए बी सच दैट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लेस देन 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब यहाँ पर आप कोई भी रूल बना सकते हो बेशक से, जो मैंने रूल बनाया उससे डिफरेंट भी बना सकते हो, ठीक है ना। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ऐसा बनाना है कि जिससे एक भी एलिमेंट बाहर ना निकले, क्योंकि हम एम्प्टी रिलेशन पढ़ने लग रहे हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने कहा है कि ए और बी जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो रिलेशन में आ जाएगा अगर उनके स्क्वायर का सम 1 से लेस हो जाए। तो 1 किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं आएगा, 1 के साथ भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 को 1 के साथ रिलेशन में ले आऊँगा मैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 से लेस होगा ही नहीं। 1 2 के साथ नहीं आएगा, 1 3 के साथ नहीं आएगा, 2 1 के साथ नहीं आएगा, 2 के साथ नहीं आएगा, 2 3 के साथ नहीं आएगा, 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा। तो आएगा क्या? कुछ भी नहीं। तो एम्प्टी रिलेशन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, मैंने एम्प्टी रिलेशन के जो एग्जाम्पल दिए आपको वो किस रिप्रेजेंटेशन में दिए? सेट बिल्डर में, रूल मेथड में, प्रॉपर्टी मेथड में। उसका रीज़न है क्योंकि अगर मैं लिस्टिंग एलिमेंट में आपको एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत ही सिंपल है, वो एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं और ना पूछने की ज़रूरत कि ये एम्प्टी है या नहीं है। एम्प्टी रिलेशन है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसके एलिमेंट साफ साफ दिखाई देते हैं और इनके एलिमेंट एक रूल में बंद हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा टेक्निकल तो वो आपके सामने इसी फॉर्म में आएगा। एम्प्टी रिलेशन को आइडेंटिफाई करना होगा आपने। उसके बाद एक बात और है यहाँ पर देखो जो समझने लायक है कि एम्प्टी रिलेशन और एम्प्टी सेट में क्या डिफरेंस है ना। पहले तो मैं बताऊँ आपको सेट और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। सेट में और रिलेशन में देखो भाई बच्चों, जैसे कि ये है आपके पास तो क्या है बेटा, सेट में क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। और लिस्टिंग एलिमेंट उसकी क्या होती है? जब एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करके करली ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए उसको सेट बोलते हैं। तो भाई सेट ये भी है और सेट ये भी है। हाँ, सेट दोनों ही है, सेट दोनों ही है बिल्कुल। इस एलिमेंट को आगे लिख दूंगा, इसको पीछे लिख दूंगा, ये भी सेट है, मतलब ये दोनों ही सेट है। अब रिलेशन की बात करते हैं, ये रिलेशन नहीं है क्योंकि रिलेशन वर्ड तो इसमें दिखता ही नहीं कोई, ये तो सिंगल हैं सारे। तो रिलेशन तो 2 या 2 से ज़्यादा में बनेगी। तो इनके अंदर रिलेशन दिखाई देने लग रही। देखो 1 और ए के अंदर रिलेशन है, 2 और बी के अंदर रिलेशन है। तो ये रिलेशन हो सकती है। ये भी रिलेशन तब होगी जब ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगी ये। फिलहाल मैं आपको केवल सेट और रिलेशन में डिफरेंस बताने लग रहा हूँ। तो रिलेशन केवल ये है और सेट हैं दोनों। अब इसको मैं आगे लिख दूँ और इसको पीछे लिख दूँ, रिलेशन फिर भी रहेगी ये, ठीक।
क्योंकि ये सेट का एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो आगे पीछे लिख सकते हो। ऑर्डर्ड पेयर को घुमाओगे आगे पीछे तब शायद रिलेशन ना रहे। तो हर कोई रिलेशन क्या होती है, सेट, जबकि हाँ हर कोई सेट रिलेशन नहीं होता। जैसे सेट तो ये भी है, लेकिन ये रिलेशन कहीं से दिखाई नहीं देती आपको, और ये रिलेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वो रिलेशन की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी आपको कि अगर ये एक रोस बी का सबसेट है, अगर वो पूछता है आपसे कि या क्या ये ए से बी की रिलेशन है, तो ए से बी की रिलेशन तभी बनेगी जब ये एक रोस बी का सबसेट होगी ये। तो उसके बाद मेरा काम था यहाँ पर आपको बताना कि एम्प्टी रिलेशन और एम्प्टी सेट में क्या डिफरेंस है। कोई आपसे पूछ ले कि ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी रिलेशन है, ये एम्प्टी सेट है या एम्प्टी रिलेशन है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ आप एम्प्टी सेट बोल सकते हो दोनों को, दोनों एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। अब रिलेशन है कोई या नहीं में से, अब ये मत समझो आप इसको ये लिख रखे इसलिए ये सेट है, इसको आर लिख रखे ये रिलेशन हो सकती है। आर मैं इसको भी लिख सकता हूँ, आर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आर खाली एक डिनोटेशन है, ए लेट कर लो चाहे रिलेशन को। अब आपने ये देखना है कि ये रिलेशन है या नहीं, तो वो बताएगी आपकी स्टेटमेंट की स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट जैसे ये है कि भाई ए सेट से बी सेट की एक रिलेशन है, ताकि उसके एलिमेंट इस रूल को फॉलो करें। तो फिर आपने इसके ये देखना है कि ये रिलेशन है या नहीं है, क्योंकि अगर उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो फिर ये उसका नाम रिलेशन पड़ जाएगा। सेट तो ये फिर भी रहेंगे। दूसरी बात कि एम्प्टी सेट को आप फाई से डिनोट कर सकते हो, एम्प्टी सेट को, लेकिन एम्प्टी रिलेशन को फाई से डिनोट नहीं करते। एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, लेकिन एम्प्टी रिलेशन को फाई से डिनोट नहीं करते, ठीक है ना। तो शायद एम्प्टी रिलेशन अच्छे से क्लियर हो गई भाई। लिस्टिंग एलिमेंट में आ सकती है आपके सामने, और सेट बिल्डर में आ सकती है आपके सामने, एरो डायग्राम में भी आ सकती है आपके सामने। एरो डायग्राम में तो आप देखते ही आप पहचान लेंगे कि ये एम्प्टी रिलेशन है या नहीं। एरो डायग्राम में ऐसे मिलेगी, एक भी एरो नहीं चलेगा यहाँ से, कोई किसी से नहीं मिलता, देखो, ठीक है ना। बस ये एम्प्टी रिलेशन है। और ग्राफिकली में कोई भी पॉइंट नहीं, यहाँ पर आप प्लॉट करेंगे कोई भी पॉइंट प्लॉटेड नहीं होगा, कोई भी पॉइंट प्लॉटेड नहीं होगा, ये एम्प्टी रिलेशन होगी। लेकिन जनरली आपके सामने आएगी सेट बिल्डर में, जो रिलेशन एम्प्टी आएगी वो सेट बिल्डर में आएगी आपके सामने, यानी कि रूल मेथड में। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी और मैं रिफ्लेक्सिव दोनों साथ साथ बता देता हूँ। तो भाई आइडेंटिटी और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो केवल ए सेट के अंदर रिलेशन होती हैं, दो सेट में नहीं होती वो। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगी ना वो दो सेट में नहीं बनेगी। रिलेशन हमने सीखी कि या तो एक सेट के एलिमेंट आपस में रिलेट होते हैं, या दो अलग अलग सेट के एलिमेंट आपस में रिलेट होते हैं, बस दो ही तरह की है। तो जो आइडेंटिटी जिसका नाम पड़ेगा ना, वो रिलेशन केवल एक सेट के एलिमेंट से बनेगी। तो उसकी डेफिनेशन क्या है मैं बताऊं आपको। इफ़ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन आर इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। आर इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए की आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगी ये। तो जो मैंने लाइन लिखी है उसका मीनिंग क्या है देखो, उसका मीनिंग है यदि और केवल यदि ए हो, यानी कि डबलेट हो। जैसे आपके सेट में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो 1 हो आपके पास, 2 2 हो आपके पास, 3 3 हो, ना इससे एक भी कम एलिमेंट और ना इससे एक भी ज़्यादा एलिमेंट।
बस एग्जैक्ट इतना 1 1 2 2 3 3, यानी कि आपके सेट में अगर एलिमेंट है बेटा 3 तो रिलेशन में भी 3 ही एलिमेंट होंगे। आपके सेट में एलिमेंट है 2 तो रिलेशन में भी एग्जैक्ट 2 ही होंगे और वो सेम वाले होंगे, डबलेट वाले। ये होती है आइडेंटिटी रिलेशन। एक ही जगह बी नहीं लिख सकते क्योंकि डिफरेंट हो जाएगा उससे। फिर आप अगर एक ही जगह बी लिखते हो तो लास्ट में लिखना पड़ेगा ए इक्वल टू बी, क्योंकि एक ही जगह बी लिख दिया तो उसका मीनिंग ये हो जाएगा कि 1 2 भी हो गया इसमें, 2 3 भी हो गया, लेकिन डबलेट वाले ही एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे। ठीक है ना। अब जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो एक ही सेट के एलिमेंट में बनती है, 2 सेट में क्यों नहीं बनती, जैसे सेट ए से सेट बी में क्यों नहीं बनती वो, तो ऐसा उसकी डेफिनेशन में लिख रखा है कि फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि उसी सेट के जितने एलिमेंट हैं सभी का डबलेट उसमें हो। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने ये लाइन ऐसे लिखी देखो, और तुम ठाकुर साहब के स्टूडेंट हो, है ना, तो इतना तो जानते हो ही बेटा कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको प्रेशराइज किया है और यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर इसको मैंने लूज छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने बताया कि भाई यदि डबलेट उसमें हो, बस कोई ज़बरदस्त कंडीशन नहीं लगाई उसके ऊपर, और यहाँ पर एक कंडीशन थोप दी केवल और यदि केवल ऐसा हो। यहाँ पर तो मेरे को केवल यही पसंद है डबलेट, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ भाई डबलेट हो, उसके अलावा तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करो। ठीक है ना। मैं ये कह दूँ कि भाई तुमने जो है ना मैथ की क्लास, मैं यहाँ पर कहूँ कि केवल और केवल मैथ की क्लास अटेंड करनी है आपने, एक मैं ये कहता हूँ कि मैथ की क्लास अटेंड करनी है भाई, तो यहाँ पर अगर आप दोनों जगह मेरी बात मानोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, केवल और केवल मैथ की क्लास अटेंड करोगे, केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश म्यूज़िक की छोड़ दोगे। और यहाँ पर मैंने कहा आपको कि मैथ की क्लास अटेंड करनी है भाई बच्चों, तो यहाँ पर मैथ की क्लास तो आप ज़रूर करेंगे और बाकी की आपकी मर्ज़ी है, कोई बच्चा करेगा दूसरी क्लासेज अटेंड, कोई नहीं करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो बस इसकी फॉर्मेशन में भी ये डिफरेंस हो जाएगा, जैसे कि इसमें ये तो हो गए कंपलसरी, अगर ये नहीं करोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा आपसे। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है, इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है, और एलिमेंट डालो या मत डालो। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि मैथ की क्लास अटेंड करनी ज़रूरी है बेटा, मैथ की क्लास करना है अटेंड, तो मैथ की तो अटेंड कर लोगे आप, उसके अलावा आपकी मर्ज़ी है, वो मेरे को कुछ लेना देना नहीं उससे, करो या मत करो। जैसे कि उसके बाद आप 1 2 डालो या मत डालो, इसमें मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2 हटा दोगे तो भी मेरी बात पूरी कर दी आपने, 1 2 डाल दोगे तो भी मेरी बात पूरी है इसमें। उसके बाद 2 3 डाल दोगे मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरे को तो बस ये चाहिए था कि डबलेट हो, उससे ज़्यादा एलिमेंट हो या ना हो वो आपकी मर्ज़ी है, डालो या मत डालो। लेकिन ऐसा काम मत कर दियो भाई कि 1 4 डाल दिया, क्योंकि 1 4 डालने से तो रिलेशन ही नहीं रहेगी, ये एलिमेंट इसी के डालने हैं आपने। ये पहले कंडीशन बता दी गई थी आपको, अब दोबारा बार बार नहीं बताई जाएगी कि 4 क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये फिर R जो है वो एक रो से का सबसेट नहीं बनता, तो वो तो आपने प्राइमरी स्टेज तो याद रखनी है ही। उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई थी ये, तो आप इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हो, और इसको आइडेंटिटी। इसको इरेज कर दूँ अब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये, इसको इरेज कर दूँ अब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये, अगर एक और इरेज कर दिया ना फिर नहीं रहेगी। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये आइडेंटिटी भी है, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव भी है आइडेंटिटी भी है। बिल्कुल सारी आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होती हैं, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो या ना हो, मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज reflexive relation but vice versa is not true, since every reflexive relation may or may not be identity। तो दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा।
ठीक है ना। आगे सारी जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे रिफ्लेक्सिव के ही बनेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के। तो आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसी रिलेशन है जो बहुत सारी रिलेशन को नाम दिया जा सकता है आइडेंटिटी रिलेशन का। जैसे रिफ्लेक्सिव को भी आप आइडेंटिटी बोल सकते हो, रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी, खुद तो आइडेंटिटी होती है ही। अब आगे और बहुत सारी मैं रिलेशन बताऊंगा जिन सब को आप आइडेंटिटी बोल सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन। तो उसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी और बात करें, अगर मान लीजिए इसमें 4 एलिमेंट हैं तो चारों का डबलेट होना चाहिए यहाँ पर। अगर इसमें 20 एलिमेंट है तो 20 का डबलेट होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये बताओ कि आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं, तो अब बताओ ये आइडेंटिटी रिलेशन है। मैं ये दे दिया, मैंने सीधा ये दे दिया, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो क्वेश्चन ही अपसर्ड हो गया है ना, मीनिंगलेस हो गया। क्योंकि आइडेंटिटी को तो आप तभी बता सकते हैं जब सेट आपके पास होगा, उसके एलिमेंट दिखाई देते हो आपको, उसके एलिमेंट का पता हो कि क्या एलिमेंट है। अब जैसे कोई बच्चा ये कह दे कि ये आइडेंटिटी है, तो मैं इसको गलत प्रूव कर देता हूँ, देखो ये आइडेंटिटी नहीं है। ठीक, इवन देन मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि ये रिलेशन नहीं है। देखो मेरे पास सेट है 1 2 और इसमें एलिमेंट डला हुआ 3 3, तो ये रिलेशन भी नहीं है। तो यानी कि जब तक आपके पास सेट नहीं होगा, जब तक आप बता ही नहीं पाएंगे कि आइडेंटिटी है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है भाई, और मेरा फेवरेट है ये रिलेशन एंड फंक्शन। ना कोई बेसिक याद करना बेटा इसमें पिछली क्लास का, और ना कोई कैलकुलस के फार्मूले याद करने, ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ भी नहीं है। यहीं पर सीखना है और यहीं पर काम करना है। बिल्कुल ईजी है ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी जो अक्सर होती है मैथ्स में। तो फोर्थ है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन नाम से ही डिफाइन होने लग रही है। जैसे एक सर्कल होता है अपने पास, तो सर्कल में जो है, सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है बताओ दिशा? सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सर्कल लाइन ऑफ सिमेट्री जानते हो क्या होती है? क्या? हाँ, वेरी गुड। जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ बिल्कुल, इनफाइनाइट होते हैं बिल्कुल, क्योंकि बस और क्या। तो एक सर्कल में जो है, वैसे जनरली हम बोलते हैं उसके डायमीटर को लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ, जैसे ये सर्कल का डायमीटर है तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। केवल डायमीटर होता है लाइन ऑफ सिमेट्री, सारी कोड नहीं होती। लेकिन भाई डायमीटर इनफाइनाइट डाल सकते हो, इसलिए आपने बताया कि इनफाइनाइट होती हैं। क्योंकि ये भी तो डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, कितने लगा लो चाहे। लेकिन हमने सीखना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या चीज़ है, जो उसको एक जैसे हिस्सों में डिवाइड कर देगी, मतलब इसकी इमेज सी दिखा दे, इस तरफ उसकी इमेज सी दिखाई देगी। हाँ, तो वह सिमेट्रिक रिलेशन ऐसी ही होती है। तो जैसे कि ये एक रिलेशन है, देखो ये सिमेट्रिक रिलेशन है बेटा, क्योंकि 1 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 2 1 भी है। मान लो ये 2 1 है तो ये 1 2 है ना, ऐसे ही। और ये 4 5 तो 5 4 भी है। और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जस्ट उसके बाद मिलेगा, कहीं ऐसा रट्टा मार जाओ कि 1 2 है तो जस्ट उसके बाद 2 1 मिलना चाहिए, चाहे 30 एलिमेंट के बाद मिल जाए, मिलना चाहिए उसके पास बस। मान लो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 5 4 और यहाँ पर डाल देता हूँ 2 1, तो अब भी सिमेट्रिक है ये। ठीक, यानी कि कोई एलिमेंट हो और फिर उसका रेसिप्रोकल उसमें ज़रूर हो,
तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसमें एक खास बात यह है कि इसमें सेट हो या ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सेट का गिवन होना ज़रूरी नहीं होता। अब तुम कहोगे कि अगर ये रिलेशन ना हुई तो ऐसा नहीं हो सकता, वो रिलेशन इसको बताएगा। हाँ, 12th क्लास में ऐसा कोई सम नहीं आएगा आपके सामने कि वो रिलेशन नहीं होगी, रिलेशन मिलेगी आपको। ये 11th का काम था। 11th में 11th में चकमा दिया जाता था आपको कि एक ऑर्डर्ड पेयर दे दिया, एक सेट बनाकर ऑर्डर्ड पेयर का, और बोल दिया इस चीज़ में काम करो, और वो रिलेशन ही नहीं होती थी। तो वहाँ पर चेक करना था। यहाँ पर तो आपको रिलेशन मिलेंगी, ये टेंशन मत लेना कि रिलेशन नहीं है। तो ये रिलेशन है, ठीक है। आपने केवल ये देखना है बेटा, कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ढूंढा, बस धुन लगा लो उसके रेसिप्रोकल को ढूंढने की, इसमें कहीं मिल जाए, मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे इसमें अगर मान लो 50 एलिमेंट है, 50 और 49 के रेसिप्रोकल हैं और एक का नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। एंटी सिमेट्रिक एक और रिलेशन होती है जो पढ़ेंगे हम, ठीक। वैसे तो जो सिमेट्रिक नहीं उसको एंटी सिमेट्रिक बोलना चाहिए, है ना। एंटी वर्ड लगाना मतलब उसका हाँ एंटी होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर एंटी रिलेशन एक और रिलेशन होती है। तो जो सिमेट्रिक नहीं उसको आपने बोलना है नॉट सिमेट्रिक। तो सिंपल सी बात है बस। और ये इसकी डेफिनेशन है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर देन आर इज सिमेट्रिक। बस, अगर ए बी है उसका रेसिप्रोकल बी है तो आर क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक, ठीक है ना। ये बात है बस। इसकी एक और मैं डेफिनेशन दूंगा, लेकिन वो दूंगा जब मैं आपको एक और रिलेशन करवा पाऊंगा। पहले इनवर्स रिलेशन, चलो यहाँ पर मैं बता कर चलता हूँ, दोबारा फिर वहाँ बता दूंगा अच्छे से। अगर आर इनवर्स आर के बराबर होना तो भी आर को आप सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हो। मतलब इसकी रेसिप्रोकल करूँ तो ये आ गया 2 1 4 5 5 4 1 2, तो वही एलिमेंट आ जाएंगे सेम टू सेम। और ऐसा केवल सिमेट्रिक रिलेशन में होता है, बाकी में नहीं होगा। मान लो कोई रिलेशन है, ये रिलेशन आपकी 1 2 और 6 7, तो इसकी इनवर्स रिलेशन आपने निकालनी है। इनवर्स रिलेशन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मेरे को यही बताना पड़ गया क्योंकि इस कंडीशन के कारण। तो इनवर्स रिलेशन क्या होती है, इस ऑर्डर्ड पेयर को आप ऐसे कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, इनका रिवर्स कर दीजिए इनका, ठीक। ये इनवर्स हो गई। क्या दोनों इक्वल हैं ये, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए नहीं है दोनों इक्वल। अगर सिमेट्रिक होती तो इक्वल हो जाती, जैसे इसकी करके देख लो आप, यही आ जाएगी। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन की दूसरी कंडीशन आप लिख सकते हो। उसके बाद जो है ना, सभी सिमेट्रिक को मैं आइडेंटिटी नहीं बोल सकता, लेकिन सभी आइडेंटिटी को सिमेट्रिक ज़रूर बोल सकता हूँ, ठीक। जैसे कि सेट ए है आपके पास 1 2 3। अब थोड़ी देर पहले मैंने बोला आपको कि सिमेट्रिक के लिए सेट गिवन होना ज़रूरी नहीं होता, है ना। और यहाँ पर मैं सेट लिखने लग गया, उसका रीज़न जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी रिलेशन भी तो चेक करनी है ये। तो आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी तो मैं तभी चेक कर पाऊँगा ना जब सेट होगा मेरे पास, एलिमेंट होंगे मेरे पास। अब ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी भी है और ये सिमेट्रिक भी है, ठीक। ये आइडेंटिटी भी है, सिमेट्रिक भी है। हाँ, 1 1 का रेसिप्रोकल ये, 2 2 का ये, 3 3 का ये। तो आइडेंटिटी रिलेशन के देखो कितने नाम पड़ गए अभी से पहले, खुद आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और भी बहुत सारे पढ़ेंगे। अब क्या तुम ये बता सकते हो कि आइडेंटिटी में और सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस होता है? सिमेट्रिक में तो जो है वो डुप्लेट हो या ना हो, जैसे 1 2 हो गया, फिर 2 1। आइडेंटिटी में जैसे 2 2 होगा तभी आइडेंटिटी होगा, मतलब आइडेंटिटी में तो डुप्लेट होंगे। हाँ, सिमेट्रिक में डुप्लेट होना ये जरूरी नहीं, जैसे 2 3 आ गया तो अगले में 3 2 भी मिल। चलो आपने बताया कि सिमेट्रिक में डबलेट होना ज़रूरी नहीं होता और आइडेंटिटी में डबलेट होना ज़रूरी होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई करने का बिल्कुल बेस्ट मेथड है।
लेकिन एक और फेज़ है इसका, वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने इसको यहाँ से इरेज कर दिया, ये सिमेट्रिक है हमारा, हाँ, अब ये सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी नहीं है ना। ये भी डिफरेंस होता है कि डबलेट भी दिखाई देंगे आपको और फिर भी आइडेंटिटी नहीं होगी, क्योंकि भाई सभी की डबलेट नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक फिर भी रहेगी। ठीक है ना। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, कल कंटिन्यू करते हैं और सारी टाइप्स ऑफ रिलेशन।